न्यायपालिका। अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में आ गए हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अडजोल ये मिजोरम बेंच देख रहे हैं। 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। और उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। अभी यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की थी। हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं बच्चों ये सेंटेंस। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग नामची दक्षिण सिक्किम के एक अदालत का चित्र हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1985 में यानी कि 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां वो भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी थी और वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालयों के फैसले से बिल्कुल ही अलग हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत ही नहीं थे। और सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। आगे बढ़ते हैं। दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है और यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक है क्रमांक 1 फौजदारी कानून और उसी साथ में है दीवानी कानून। ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के तौर पर चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना और हत्या करना आदि। दीवानी कानून में इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है और उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। दूसरा नंबर है इसमें फौजदारी कानून के अंदर इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज कराई जाती है और इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। और दीवानी कानून में नंबर 2 पर है कि प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। फौजदारी कानून में नंबर 3 पर है अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता ही है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। और इधर दीवानी कानून में लिखा गया है नंबर 3 के तहत अदालत राहत की व्यवस्था करती है और उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई भी विवाद हो तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार को मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत दीवानी कानून के बारे में लिखिए और इस प्रश्न का उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखिए। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।